की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है। आज दिन भर हैरान कुन तौर पर टोटल पाकिस्तान टेलीविज़न ही देखता रहा। मुख्तलिफ खबरें, बारिश में डूबे हुए मोहल्ले, सड़कें, गलियाँ, शहर के शहर, नहाते हुए बच्चे उसमें, और कहीं कहीं गाड़ियाँ भी डूबी हुई जिन्हें कोई निकालने वाला नहीं, कि अपने तौर पर क्रेन लेकर आया लड़का कि लाखों का कहना चाहिए, कोई 40-50 लाख रुपए उसके पानी में गल गए। फिर अभी कुछ देर पहले हुसैन हक्कानी का एक पुराना वीडियो देखा, 2014 का। ये जो पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन है अपना, उसका सालाना कन्वेंशन 2014 का, जिसमें हसन निसार भी थे, सुहेल वड़ाइच थे, फैसल अजीज़ थे, और मैं भी वहाँ मौजूद था सुनने वालों में। तो उस वीडियो पर देखने के बाद मुझे बहुत सी चीज़ें पुरानी याद आईं। फिर उसी वक्त, उसी दौरान शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट चला टेलीविज़न पे, ज़हूर वानी की, जो मुज़फ्फर वानी है, जो कश्मीर में बच्चा लड़का नौजवान शहीद हुआ था, उसके हवाले से कि वही लन तरानियाँ कि कश्मीरियों के साथ हैं हम, और उनकी कुर्बानी, उनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक कश्मीर का फैसला करें, जो एक रूटीन का बयान होता है। तो मुझे हुसैन हक्कानी का जो वीडियो था, जो तकरीर थी, वो बड़ी रेलिवेंट लगी। वो स्टार्ट करते हैं ऐसे कि जो ग्रेट माइंड होते हैं ना, जो बड़े दिमाग होते हैं, दे डिस्कस ऑलवेज आइडियाज़, कि वो ख्यालात पर गुफ्तगू करते हैं। जो उससे लो लेवल के होते हैं माइंड, दे टॉक अबाउट इवेंट्स। और जो बिल्कुल थर्ड पोजीशन है दिमागों की, ब्रेन की, माइंड जिसे कहना चाहिए, इंटेलेक्ट जिसे कह लें आप, कि दे टॉक अबाउट ओनली इंडिविजुअल्स, पीपल, अफराद पे बात करते हैं। तो अपने बड़ा गौर किया, मेरी हंसी निकल गई कि हम मिन हैसल कौम कहेंगे। कौम तो खैर हम नहीं हैं, मगर एक मुहावरतन ज़बान में हम अफराद पे ही बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, और ख़वातीन को पीछे छोड़ दिया है। उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। कहीं रोज़ 10-20 लोगों पे तो बात टेलीफोन पे, अब तो मिलने का रिवाज तो कम हो गया है दुनिया में, कि शाम की जो महफिलें हैं वो तो हवा हुई। वो कि मेरे यार दोस्त हैं, मैं अक्सर जाता हूँ, आज भी बाहर गया था, बल्कि उसका भी जिक्र करूँगा। तो हुसैन हक्कानी कहते हैं कि जो बड़े दिमाग हैं वो आइडियाज़ पे बात करते हैं। ये आइडियाज़ है ना, जो ये सोशल मीडिया में और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, और इंस्टाग्राम से अमेज़ोन तक, और अमेज़ोन से तस्ला तक, और तस्ला एक लंबी कहानी है। फिर ये कि नौजवान बच्चे बिलियनर रातों रात ऐसे नहीं हो गए, दिमाग यूज़ करने से हुए। फिर वो कहते हैं, मैं बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ, फिर वो कहते हैं कि जी हम हर मामले में भारत से मुकाबला करते रहे, हमें 74 साल में यही दिखाया जाता रहा कि भारत से मुकाबला है। तो फिर ये सवाल करना वाजिब है, फ़र्ज़ है, और इस पर कदगन नहीं होनी चाहिए कि जब पाकिस्तान बना, तो जिस खित्ते में पाकिस्तान बना, इसका एजुकेशन रेट था 16%, और जो आज हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, उसका था 18%। 2% का डिफरेंस था टोटल। 2014 की उनकी तकरीर तो कहते हैं कि जब हमारा उनसे हर मामले में मुकाबला था, और वही हमारा मतमय नज़र था, न हमारी आंखों के सामने, हम उसी को दिखा के ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो हमारा 55% एजुकेशन रेट और उनका 75 कैसे हो गया? 2 से 20% का डिफरेंस आ गया। और फिर बांग्लादेश 90 अबव, श्रीलंका 98, और इस तरह उन्होंने सारा बताया। फिर वो कहते हैं कि देखें, जब गुफ्तगू होती है तो ख्यालात पर डिस्कशन अगर आप रोक देंगे, सवाल उठाना बंद कर देंगे, तो माशरे सीज हो जाते हैं। कि मिसाल के तौर पे जब चाइना 1949 में सामने आया, तो हिंदुस्तान ने उसे तस्लीम नहीं किया एज ए कम्युनिस्ट कंट्री, और 1974 तक नहीं किया। मगर निक्सन सदर बाद में बने, 1968 में किताब लिखी कि चाइना को हमें तस्लीम करना ही पड़ेगा, कि वो एक सच्चाई है,
और उससे हमें कारोबार भी करना होगा, हमें अपनी सस्ती चीज़ें वहाँ बनवानी होंगी। और फिर देखें कि चाइना को एक्सेप्ट किया। आज चाइना दुनिया का सबसे करीब तरीन अगर अमेरिका का बिजनेस पार्टनर है। मोर देन $500 बिलियन की चाइना की यहाँ एक्सपोर्ट आती है। और लड़ाई क्या है कि जी अमेरिका जो है 350 बिलियन के पास करता है, 150-200 बिलियन डॉलर का लॉस करता है, मगर कारोबार किया। और फिर उन्होंने कहा कि फिर देखें चाइना में भी तब्दीली आई कि एक बहुत बड़ी लिस्ट है बिलियनर की जो चाइना में है, और बहुत सारी तब्दीलियां आई। तो ये इजाज़त भी तो देनी चाहिए ना। फिर जब हम ये इंडिया से मुकाबला करते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान की जो आबादी जो उस वक्त के हिसाब से उन्होंने बताई कि 20 करोड़ के करीब 2014 में, कि 9 करोड़ लोग जो हैं वो बच्चे हैं जो 5 साल से 15 ईयर तक के हैं, और ये स्कूल एज होती है स्कूल गोइंग। मगर हमारे 42% बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। तो ये तो मुकाबले में तो यहाँ पे भी मुकाबला होना चाहिए था ना। और फिर इदारों पर भी बात होगी। जब इदारों पे बात होगी तो मुल्क नहीं, अक्सर इन प्रोग्रामों में कहा जाता रहा है कि डिस्कशन से मुल्क नहीं टूट जाते या रियासत खतरे में नहीं पड़ जाती। अब मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ कि देखें रियाज गीला तीतर, रियाज इमरान, सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड बना हुआ है। बखुदा मुझे बहुत हैरत होती, मैं कोई हसरत नहीं करता, अल्लाह ताला उसे और तरक्की दे और खुशहाली दे, उसकी दराजी उम्र करे। मगर जिस माशरे में इमरान रियाज जो है दानिश्वर हो, वो बड़ा अजीम सहाफ़ी बनकर सामने आए कि वो एक उसे खुद लॉन्च किया इदारों ने, सबको पता है ये बात कि वो मोटरसाइकिल पे चलता था, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे से तीसरे थाने, चौथे थाने, और उसकी तकरीर अदालत में रासद उमर उस पर बयानात दे रहे हैं, इमरान खान बयानात दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को मजीद सीच करने के लिए किया जा रहा है कि उसने इदारों पे सवाल उठाया, और अदालत में वकील जो सरकार है, जो प्रोसिक्यूटर है, वो कहता है कि इदारों पे गुफ्तगू जो है ना आईन में मना है। कहाँ लिखा आईन में? वो पढ़ के भी सुना देते हैं कि इदारों पे बात करना गुनाह है या ममनू है या एंटी स्टेट है। मजहब पे बात हो सकती है, सवालात तो वहाँ पे भी उठ सकते हैं कि मेरे दिल में अगर किसी मामले में शक पैदा हो गया है या तजस्सुस पैदा हो गया है, तो एक आलिम को जो जिसे मैं समझता हूँ कि आलिम है, मैं सवाल कर सकता हूँ, मैं अपने खदशात का इजहार कर सकता हूँ। मगर यहाँ ये बताया जा रहा है कि नहीं, ये रियासत एक इदारे की मरहून व मिन्नत है और इसी के लिए ये कायम की गई थी। तो आज मैं शाम जो अपने दोस्तों की शूटिंग में गया तो वहाँ एक साहब जो बड़े शायर भी थे और पढ़े लिखे IT इंजीनियर थे, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत बुरा भला कह रहे थे कि इनकी शर्म गैरत ही ख़त्म हो गई है, ना ये शरीयत ला ख़त्म हुआ तो उस पर बोले, ना फलानी बात पे बोले, ना फलानी बात पे बोले। आप बग़ैर किसी मालूमात के, बग़ैर पढ़े, बग़ैर जाने और मामले को समझे बग़ैर गुफ्तगू भी अगर शुरू कर दें तो ये भी नुकसान पहुंचाती है। मैं इस हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो हमने कमज़ोर किया, जैसे हमने कश्मीरियों को बर्बाद ही कर दिया। कि जो आज शहबाज शरीफ फरमा रहे थे कि हम उनकी अजमत को सलाम करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सलाम करते हैं। 2005 से लेकर अब तक तकरीबन 2000 लोग मारे जा चुके हैं, और हमने जो इदारा बनाया, एटम बम बनाया, सब कुछ किया कि कश्मीर के नाम पे किया ना। हम ज़बानी जमा खर्च एक तराना फेंक देते हैं, एक सीरियल बना डालते हैं, और सीरियल के हवाले से भी सियाचिन के एक और कारगिल के हवाले से जो हिंदुस्तान में फिल्में बनी हैं, वो हम जैसे लोग जो बहुत सी सच्चाई को समझते भी हैं, वो भी मुतासर होने लगते हैं कि वो मीडिया वाइज भी हमसे बहुत आगे हैं। हम कौम को अंधेरे में रखे हुए हैं, कश्मीरियों को मरवाए चले जा रहे हैं, उन्हें आसरा दिए चले जा रहे हैं, और कश्मीरी हैं वो भी बेचारे समझ कर नहीं देते कि तुम्हारी कोई मदद को नहीं आएगा। ज़मीनी हक़ाइक़ जो सच्चाइयाँ हैं, जो तल्ख़ हो सकती हैं, उन्हें तस्लीम कर लिया जाए तो बेहतर है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका है,
वो एक बड़ा जानवर है। अब जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि वो इदारा नहीं है, एक जानवर बन चुका है। तो जब एक रियासत में जो जिसकी मदद के लिए तुम तैयार हो बैठे हो 74 साल से, वो अपने लोग, किसी शायर ने कहा है कि हमारी फौज भी, मैं भूल गया उसको, कि फौज भी क्या करती कि वो तो अपने लोगों में मसरूफ थी। तो ये यहाँ मसरूफ है। और अब ये सब कुछ जो हो रहा है कि जनाब कोई बड़ा वाकया होने जा रहा है, कोई बड़ी हादसा तो मैं नहीं कहूँगा, कोई बड़ी तब्दीली आने जा रही है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल रिटायरमेंट, नई रिटायरमेंट, नया जनरल। आज न्यूयॉर्क के एक छोटा सा ट्रोलर है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है, इंतहाई जाहिल गंवार तरीन आदमी मैं उसे समझता हूँ। बज़ाहिर पढ़ा लिखा होगा, कोई ग्रेजुएशन भी की हुई होगी, मगर उसने इतनी तवील पोस्टें लिखी हैं फौज के खिलाफ और इमरान खान के हक में, और सबको पूरे न्यूयॉर्क में जो एक्टिव लोग हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, वो सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सबको पता है कि वो कहाँ से ये सब कुछ लेता है। और पिछले दिनों वो गायब हो गया था मुकम्मल, कि कुछ उसकी यहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी उसके कारोबार के हवाले से, वल्लाह आलम बिस्सवाब, सच और झूठ का मुझे नहीं पता, मगर वो गायब हो गया था। ऑल ऑफ ए सडन वो सामने आया फिर। और आप यकीन करें उसमें जो जुमले हैं बहुत सारे, जो फौज, एक तो ये इकरार है कि हाँ हम सारे जिम्मेदार हैं, हम ताकत का सा चश्मा हैं, हम लाते हैं, हम निकालते हैं, एक तो ये इकरार, फिर साथ में कि इमरान के हवाले से कि आपको सब पता था, वही जो पुरानी बातें हैं जो आजकल की जा रही हैं। तो मगर हमें ही पता है कि वो ट्रोलर कहाँ से काम कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है। तो इदारे में जो एक प्रेशर बिल्ट हो रहा है भाजपा के खिलाफ, ये एक्सटेंशन रुकवाने के लिए हो रहा होगा ना, और तो कोई वजह समझ में नहीं आती कि इस हद तक चला जाए। और ये इतनी खौफनाक बात है। देखें, हम इदारों पे तनकीद करते हैं, उसको तनकीद करने का हक रखते हैं, मगर ये नहीं चाहते कि इदारा ज़मीन पर आ जाए, ये टूट जाए, खुदा न खास्ता। अगर ऐसा हुआ तो फिर समझे खेल मुकम्मल हो गया है, और इस इदारे को समझ में नहीं आ रही है। सारे रिटायरी एक तरफ हैं। अच्छा, रिटायरी क्यों एक तरफ हैं कि खान साहब ने कंस्ट्रक्शन के जो का शोबा है उससे बड़ी तवज्जो दी थी, और ये रिटायरी सारे कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ हैं। क्यों है कि रिटायर कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, मेजर जनरल हैं, या कैप्टन हैं, मेजर हैं, तो ये जो कोर कमांडर हैं या बड़े स्टेशन कमांडर हैं, ये सब उनके जूनियर हैं क्योंकि ये रिटायर हो गए, या इनके बैचमेट हैं, ये सब ताल्लुकात बनाते हैं, ये अप्रूवल्स दिलवाते हैं। ये कराची में तसला से लेकर ये दर्जनों सैकड़ों जो वाक़यात हैं, अगर आप इनकी कहानियां ढूंढेंगी तो आप यकीन करें इन सब के पीछे ही रिटायरी निकलेंगे। उनकी तो ऐश लगी हुई थी। आप यकीन करें, मुझे एक कनाडा से जाने वाला कंस्ट्रक्शन कंपनी का नया नया मालिक बना था, मिला, तो मैंने कहा तुम्हें तो काम भी नहीं आता, तुम ये कैसे करोगे? तो कहने लगे बड़े तफाकुर से कि हमने एक कर्नल को हायर कर लिया है रिटायर को, वो अगले 2-4 दिन में कोर कमांडर से हमारी मुलाकात करा देगा। तो मैंने कहा फिर? कहने लगे बस फिर सारे काम हो जाएंगे हमारे, अगर हमारे ताल्लुकात सही हो गए, उन्होंने हमारे गिफ्ट वगैरह कबूल कर लिए और हमारी हायर लो बढ़ गई तो सारे काम हो जाएंगे। मैंने कहा अगर ये मुलाकात नहीं करवा सका तो कहने लगे 1 महीने का 8 लाख रुपए दे रहे हैं, हम फारिग कर देंगे, कोई दूसरा कर्नल ब्रिगेडियर ढूंढ लेंगे। ये हालात हैं आपके मुल्क के। और ये रिटायरी अपने जॉब्स को और अपनी अय्याशियों को बचाने के लिए पूरे इदारे को दांव पर लगा रहे हैं, पूरे इदारे को। और इदारा सब कुछ पता है। ये कोई खाली इंटेलिजेंस मेरी आपकी तो नहीं करते, तो सबकी करते हैं ना। इस पर दिलचस्प बात हुसैन हक्कानी ने एक और अच्छी बात की कि 1939 तक अमेरिका में कोई इंटेलिजेंस का इदारा नहीं था कि यहाँ की आवाम समझती थी कि इंटेलिजेंस का इदारा बनेगा तो हमारी सिविल लिबर्टीज़ जो हैं वो कंप्रोमाइज़ होंगी। मगर सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुई तो पहले एक इदारा इंटेलिजेंस का पहले बना, फिर CIA बनी, और फिर मामलात आगे बढ़ते गए। तो इंटेलिजेंस के इदारे अब वक्त की ज़रूरत भी हैं, इनका काम भी है और बिलाशुबा बहुत बड़ा काम है, मगर ये इदारे मेरी आपकी निगरानी के लिए नहीं बनने चाहिए। मेरी ज़ाती ज़िंदगी पर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। वो बुशरा बीबी का और डॉक्टर खालिद अरसलान का ऑडियो हो,
या वो तैयबा गुल जो लिए फिर रही है, वो तो एक अजीब तरीन ही वाक़या हो गया है कि वो कहती है कि अमीरुल मोमिनीन रियासत मदीना के वाली जो जदीद रियासत मदीना है, उन्होंने बुला के 1.5 महीना प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा और उनसे सब कुछ ले लिया, और वो जो बातें कहती है कि जी मेरी बरहना तस्वीरें बनवाई गई। अल्लाह हफीज, कोई तसव्वुर कर सकता है? अब इस पर सवालात ना उठें, ये ख्याल दिल में ना आए और इसे गुफ्तगू में ना लाया जाए या इसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो, तो उस माशरे के बारे में आप तसव्वुर करें कि मामलात कहाँ जाएंगे। आपके ख्याल में एक लम्हे को अल्लाह करे, बल्कि ये कहना चाहिए अल्लाह करे वो झूठी बोल रही हो, क्या उसे निशान इबरत नहीं बनाना चाहिए? या जबकि वो कहती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे गई, मैंने शिकायत दर्ज की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुझे कॉल की, आजम ने, और मुझे दावत दे के बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस, और इमरान खान साहब ने कहा कि आप बिल्कुल सिक्योर हैं और आपका मसला हम हर सूरत हल करेंगे और हम इसीलिए आए हैं, ये तब्दीली इसलिए लाई गई है। उसके बाद वो जो बयान करती है, किसी महज़ माशरे में मुमकिन है ये? और वो जस्टिस जावेद इकबाल कमेटी में, हेयरिंग कमेटी में कौमी असेंबली की जाता ही नहीं है बुलाने के बावजूद। इसका मतलब है कहीं खेल कहीं कोई और हो रहा है ना, जो दिखाया कुछ जा रहा है, समझाया कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है। सवाल करना तो लोग बंद नहीं करेंगे। आज की ग्लोबल विलेज में, आज के इंफॉर्मेशन हाईवे के दौर में सवाल करने की सलाहियत, इस्तिताअत, एबिलिटी, कैपेबिलिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप लोगों को दुरुस्त होना होगा जो इस माशरे को सीज रखना चाहते हैं। इसका जवाब सबको देना होगा कि तैयबा गुल के साथ क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में 1.5 माह क्यों रखा गया, वो वीडियोस क्यों बना कर रखी गई, वो सामने क्यों नहीं लाई गई, ये तहकीकात क्यों नहीं हुई, या तैयबा गुल अगर झूठ बोल रही है तो उसके बारे में सारी तहकीकात सामने आने चाहिए। अगर ये इन सवालों के जवाब नहीं दिए गए या आपने सवाल नहीं उठाए तवातुर के साथ, जैसे लॉन्ग मार्च के लिए आपके लिए कंपेन चलाई जाती कि बाहर निकलो, एहतजाज के लिए बाहर निकलो, कश्मीर के लिए बाहर निकलो, खुदा के लिए पहले इन सवालों के जवाबात के लिए बाहर निकलें, वरना ये माशरा निशान इबरत बन जाएगा आज की सिविलाइज्ड दुनिया में। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह आपसे कल फिर गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज़।